Hello everyone. Today's video is about back exercise of your chapter from DAV English Readers Class 5, The Boy Who Borrowed. So without any delay, let's begin the question answers from the chapter The Boy Who Borrowed. मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसमें चैप्टर ख़त्म होते के साथ ही नेक्स्ट आता है B4 आपका. B4 आपका क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उनका रीज़न देने के लिए या उनको कंप्लीट करने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उस पर टिक लगाना है. बेनी कंप्लीटेड रीडिंग अ बुक इन 3 days, हाफ अ डे और 2 hours. उसको एक बुक पढ़ना ख़त्म करने में कितना टाइम लगता था? 3 days, हाफ अ डे या 2 hours? यस, हाफ अ डे. वो आधे दिन में पूरी पढ़कर किताब खत्म कर देता था. सेकंड, बेनी गॉट बुक्स ओनली. उसको बुक्स कब मिलती थी? उसके पेरेंट्स उसको बुक्स कब देते थे, कब दिलाते थे? एट क्रिसमस टाइम, ऑन हिज बर्थडे, व्हेन ही डिमांडेड देम. क्रिसमस पर दिलाते थे या उसके बर्थडे पर देते थे या फिर जब भी वो मांगता था तभी दिला देते थे? यस, उसको क्रिसमस पर ही मिलती थी सिर्फ, इसलिए उसके पास बहुत कम बुक्स थी और इसीलिए वो दूसरों से मांग के पढ़ता था. थर्ड, बेनी हैड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, लेंडिंग थिंग्स, बोरोइंग थिंग्स. स्टीलिंग का मतलब क्या वो उसको चोरी करने की आदत थी? लेंडिंग यानी कि अपना सामान दूसरों को उधार पर देने की आदत थी. और तीसरा बोरोइंग थिंग्स यानी कि दूसरों से चीज़ें उधार लेने की आदत थी. यस, उसको बोरोइंग थिंग्स, उसको बोरो करने की आदत थी. फोर्थ, When children asked for their books back, Benny, जब बच्चे अपनी किताबें वापस मांगते थे तो बेनी क्या करता था? Returned them, avoided them या pretended that he had not got them. वापस कर देता था या बच्चों को अवॉइड करता था या फिर ऐसे नाटक करता था जैसे उसके पास वो बुक्स हैं ही नहीं. Yes, pretended that he had not got them. अब इसके बाद फिफ्थ देखिए, ऑल द बोरोड बुक्स वांटेड टू. जितनी भी बुक्स थी, बोरोड यानी कि जो उसने उधार पर अपने दोस्तों से मांगी थी, बुक शेल्फ में जो बेनी के घर पे रखी थी, वो बुक्स क्या चाहती थी? रिटर्न टू देयर ओनर्स, अपने मालिक के पास वापस जाना चाहती थी. स्टे विद बेनी, या बेनी के पास ही रहना चाहती थी. या प्रेज बेनीज पैशन फॉर रीडिंग बुक्स, या वो बेनी की तारीफ करती थी कि देखो उसके अंदर कितना पैशन है बुक्स को रीड करने के लिए, कितना शौक है, उसकी रीडिंग हैबिट से वो खुश थी. यस, दे वांटेड टू रिटर्न टू देयर ओनर्स, वो अपने मालिकों के पास वापस जाना चाहती थी. सिक्स्थ, द फनी ड्रीम दैट बेनी नैरेटेड टू हिज मदर वाज अबाउट. फनी ड्रीम जो बेनी ने अपनी मम्मा को बताया अगले दिन सुबह, वो क्या था, किस बारे में था? हिज रीडिंग अ फनी बुक, कि उसने कल एक बहुत फनी किताब पढ़ी. हिज राइटिंग अ बुक, कि कल उसने एक किताब लिखी. बुक्स वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रनिंग अवे, या फिर बुक्स खुद चलकर सीढ़ियों से उतरकर भाग गईं. यस, बुक्स वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रनिंग अवे. सेवेंथ, बुक्स मेड बेनी फील अशेम्ड एंड सो ही. बुक्स की बातों से बेनी को बहुत शर्मिंदगी हुई, उसने अशेम फील किया, तो उसने क्या सोचा? सो ही डिड नॉट टॉक टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से ही बात करना छोड़ दिया. रिटर्न्ड ऑल बोरोड थिंग्स, उसने सारी उधार ली हुई चीज़ें वापस कर दी. या फिर क्राइड लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. यस, ही रिटर्न्ड ऑल बोरोड थिंग्स, उसने सब चीज़ें वापस कर दी. एट्थ, बेनी प्रॉमिस्ड टू बोरो बुक्स. बेनी ने प्रॉमिस किया कि वो उधार पर लेगा बुक्स अगेन एंड अगेन, बार बार लेता रहेगा. ओनली इफ ही रिटर्न देम क्विकली, सिर्फ तभी लेगा जब वो उनको जल्द से जल्द वापस भी करे. या फिर ओनली फ्रॉम रिलेटिव, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से उधार लेगा. यस, ओनली इफ यू रिटर्न देम क्विकली. नेक्स्ट देखिए, B5 आपके हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स में आंसर देना है. अब मैंने इनके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हुए हैं, मैं आपको वो सारे एक एक करके बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली जब कहा जाता है या आपको आंसर एग्जाम में जब देना होता है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है। क्या वो 1 मार्क का है, क्या वो 2 मार्क्स का है, या वो 3 मार्क्स का है। ब्रीफली है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें लॉन्ग आंसर लिखना होगा, शॉर्ट नहीं। इसलिए अगर तो 1 मार्क का है तो आप उसे 1 सॉलिड पॉइंट को एक 1 अच्छा सा सेंटेंस में उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स उस आंसर में ज़रूर लिखने चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके हाफ ईयरलीज चल रहे हैं आजकल, तो आई होप आपको ये टिप हेल्प करेगी कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आप 2 पॉइंट्स ज़रूर लिखें, और 1 मार्क का है तो 1 पॉइंट, वैलिड पॉइंट, सॉलिड पॉइंट ज़रूर लिखें। चलिए, फर्स्ट, व्हाट वाज बेनीज फेवरेट हॉबी। बेनी की फेवरेट हॉबी क्या थी। बहुत इजी चैप्टर है और अगर आपने अच्छे से थरली रीड किया है तो आपको सारे आंसर्स आते ही होंगे, इतनी ज़्यादा हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा, अच्छी हैबिट है ये कि अगर आप अपने आंसर्स खुद ही फ्रेम करें बिना किसी की नकल मारे। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करती हूँ कि मैं खुद ही आंसर्स आपको डिक्टेट करूँ या बताऊँ, बट क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैं आंसर्स एक बार तो ज़रूर बताऊँगी। तो बेनी की फेवरेट हॉबी थी बुक रीडिंग की, और वो उसको इतनी अच्छी लगती थी कि वो आधे दिन के अंदर ही बुक पढ़ के ख़त्म कर देता था। सी, मैंने आंसर आपको दिया है कि अगर आपको 2 मार्क्स का भी आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ, आपका आंसर इनकम्प्लीट ना रह जाए, ठीक है। बेनीज हॉबी वॉज टू रीड बुक्स। मैं चाहती तो इस आंसर को यहाँ भी ख़त्म कर सकती थी, और अगर 1 मार्क का आता है तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, ही वुड टेक ओनली हाफ अ डे टू रीड अ बुक। हो सकता है 1.5 मार्क का भी आए, तो भी आपको ये दोनों लाइंस लिखनी ही होंगी। नाउ, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड बेनी वांट। बेनी को किस तरह की बुक चाहिए थी। उसको एक ऐसी बुक चाहिए थी जो वो हमेशा पढ़ता ही रहे और वो बुक कभी खत्म ही ना हो। सो इसका आंसर, बेनी वांटेड अ बुक दैट वुड गो ऑन फॉरएवर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव। तो उसके पास कुल मिलाकर कितनी बुक्स थी। हमें चैप्टर में बताया गया है स्टार्टिंग में कि उसके पास सिर्फ 8 ही बुक्स थी, वो भी उसको क्रिसमस पे मिला करती थी, अदरवाइज उसको बुक्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे और इसीलिए वो दूसरों से बोरो करता था। यहाँ मैंने लिखा है ही हैड अबाउट 8 बुक्स ऑफ हिज ओन। अपनी खुद की उसके पास 8 बुक्स थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड बेनी नॉट बेयर टू रिटर्न बुक्स। बेनी दूसरों की बुक्स वापस क्यों नहीं कर पाता था। इसका सिंपल आंसर ये है कि उसने एक तो उसके पास पैसे नहीं होते थे तो इसलिए वो बोरो करता था। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जब वो देखता था कि उसका बुक शेल्फ पाइलअप हो चुका है और औरों की बुक्स मांग मांग कर भरना शुरू हो गया है, तो उसको शायद थोड़ा आलस भी आता था और उसका मन ही नहीं करता था कि मैं उन्हें अब वापस करूं, मेरा बुक शेल्फ तो भरता ही जा रहा है। He hadn't have enough money to buy new books. Therefore, he used to borrow books from his friends and never returned them. Sorry, मैंने यहाँ पर friends की जगह books लिखा है, प्लीज़ आप समझ जाना और उसे करेक्ट कर लेना। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि when he saw his book shelf piling up, he could not bear to return them. Question number 5, whose voices did Benny hear one night? एक रात बेनी को किन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान है। एक दिन उसको अपने साथ वाले कमरे से दूसरे कमरे से बुक्स आपस में बातें करती हुई सुनाई देती हैं। Benny heard the voices of the books talking to each other in the adjacent room. Adjacent का मतलब होता है साथ वाला। Question number 6, what horrid thing had Benny done with one of the books? उन बुक्स में से जो उसने उधार मांगी हुई थी उसमें से किसी एक बुक के साथ उसने कौन सी भयानक हरकत की हुई थी। भयानक हरकत एक बुक के लिए, उसने उस बुक का पेजेस मोड़े हुए थे जो कि किसी भी बुक के लिए
बहुत बेकार बात होती है, स्पेशली तब जब आप किसी की बुक्स ऑलरेडी आप मांग कर यूज कर रहे हो. He turned some of the pages down to mark his places. This was a horrid thing to do with a book. Now question number 7. How did the books leave the house? सारी की सारी बुक्स उसका घर छोड़कर कैसे चली गईं? The books tumbled helter-skelter down the stairs. वो सब बुक्स भागती हुई, लुढ़कती पुढ़कती और एक दूसरे से टकराती हुई स्टेयर्स में से उतर के नीचे उस रूम में से चली गई, होती हुई गुजरी, और किचन में से जो एक विंडो खुली रहती है कैट के लिए, उसमें से निकलकर घर से बाहर भाग गई. The books tumbled helter-skelter down the stairs and go to that little room where there's always a window left open for the cat. Now last question, question number 8. Why were the children surprised when Benny returned them their things? सब बच्चे हैरान क्यों हुए जब बेनी ने उनको उनकी बुक्स और बाकी सब चीज़ें लौटा दी? तो बच्चे इसलिए हैरान हुए क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी उनकी चीज़ें वापस करेगा भी, और जब उसने ऐसा किया तो वो हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. The children were surprised when Benny returned their books because they thought he would never return them. They thought he wanted to keep them with him. उन्हें लगा कि ये तो अपने ही पास रख लेगा हमारा सामान और कभी लौटाएगा नहीं, इसलिए वो सरप्राइज थे. अब इसके बाद आपका है B6 लाइफ स्किल्स का क्वेश्चन. आपको पता है डीएवी की बुक्स में लाइफ स्किल्स का क्वेश्चन ज़रूर होता है. लाइफ स्किल्स बेसिकली क्वेश्चन होता है जिसमें आपको चैप्टर से आपने क्या सीखा, आपने कौन सी अच्छी एक बात सीखी जिसे आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, उसके बारे में बात की जाती है. So imagine Benny had borrowed a book from you and has not returned it back. How would you convince him to return your book and all the other things that he has borrowed from other people? तो इसमें आपको कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए बेनी ने आपसे भी कुछ सामान लिया है, कुछ बुक्स ली हुई हैं और अभी वो वापस नहीं दे रहा है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, कैसे मनाओगे कि वो आपका सामान या दूसरों का सामान जो भी वो लेता है उन्हें लौटा दे? आप उसे कैसे मनाएंगे, उसको कैसे समझाओगे इस बात को कि दूसरों का सामान वापस करना चाहिए? तो इसमें आपके 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे. सबसे पहला तो आप उसको डायरेक्टली बोलोगे कि जब आप किसी से सामान लेते हो तो उसे वापस करना चाहिए. इट इज़ अ बैड थिंग नॉट टू रिटर्न द items that you have borrowed. You must return the books or any other thing that you have borrowed to its owner. दूसरा आप बताओगे कि अगर आप ऐसा करते हो, if you do not return the items, then you may lose your friends. आप अपने friends, अपने दोस्त खो दोगे, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा और जो दोस्त हैं वो भी आपकी दोस्ती छोड़कर चले जाएंगे. और इसके अलावा आप क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो इसमें और किस तरह से उसको समझा सकते हो? आप उसको डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अगर आप मांगी हुई चीज़ें टाइम से लौटा देते हो तो आप फ्यूचर में उससे दोबारा भी मांग सकते हो. अगर आपने एक बार चीज़ मांगी और उसे लौटाया नहीं, तो दोबारा अगर आप उसी बच्चे से कुछ मांगोगे तो वो आपको कभी कुछ नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट खो दिया है, आपने उसका विश्वास खो दिया है. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, that if you return the books or things that you borrow from someone on time, then you can ask for other items in future. And if you do not return the items to the friend from whom you have borrowed, then you will lose his trust. Okay? All right. Now let's move on to B7. वो है value based question. Books are our best friends. The values that we get from them are timeless and priceless. Do you agree with this statement? Discuss in class what values do we get from books. Books एक इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं, ये कहावत भी है. और जो बातें और जो अच्छी सीख, वैल्यूज़ हमें बुक्स से मिलती हैं वो टाइमलेस हैं, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो जाती, और प्राइसलेस हैं, मतलब कि बेशकीमती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो इसके फेवर में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं
और यही वैल्यूज़ आपको बतानी है कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं, या अगर हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं तो हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं। इसका आप आंसर्स इसमें लिख सकते हैं कि येस, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, द वैल्यूज वी गेट फ्रॉम देम आर टाइमलेस एंड प्राइसलेस, द नॉलेज, बिकॉज बुक्स आर वन दैट गिव्स अस नॉलेज, वो हमें नॉलेज देती हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देती हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं लेती हैं, मतलब दे आर सेल्फलेस, दे आर नॉट सेल्फिश, वो हमें सिर्फ अच्छी बातें सिखाती हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती, और उनकी सिखाई हुई सीख हम भूलते नहीं हैं, वो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कदम कदम पर हमारे काम आती है। तो द वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम बुक्स, द नॉलेज दैट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल इन आवर लाइफ। वी कैन अप्लाई दैट नॉलेज इन आवर लाइफ, हम उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो हम उसको और आगे किसी और को पास ऑन भी कर सकते हैं, जिससे कि वो जो नॉलेज है इट मल्टीप्लाइज, वो और लोगों तक फैलती जाती है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर B8, इसमें आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं। सिनोनिम्स आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। बुक में से आपको यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है और आपको बुक में से वो वर्ड ढूंढ के बताना है चैप्टर में से जिसका मीनिंग आपको दिया हुआ है। सो फर्स्ट इज क्रिएटेड अ फॉल्स इंप्रेशन, किसी पर नकली इंप्रेशन या नाटक, किसी को नाटक करके अपना इंप्रेशन जमाना। व्हाट डज दैट मीन? प्रिटेंड, प्रिटेंडेड है इसमें, क्योंकि जो बेनी था वो लोगों के सामने ये नाटक करता था कि उसने तो उधार पे बुक्स ली ही नहीं है। प्रिटेंडेड है इसका आंसर। सेकंड है एंग्री। एंग्री का यहाँ पर आपके चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है क्रॉस। क्रॉस मीन्स जब उसके फ्रेंड्स जिनकी बुक्स उसने वापस करी ही नहीं है वो उससे नाराज थे, तो उनके लिए क्रॉस वर्ड यूज हुआ है। थर्ड इज स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा। तो अजीब सा उसको ये लगा क्योंकि जब बुक्स थी आपस में बातें कर रही थी, उसको ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है पेक्यूलियर आपके चैप्टर में, पेक्यूलियर। फोर्थ है हॉरिबल, यानी कि भयानक। तो मैंने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में रीड किया था, हॉरिड, दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद अ बुक, हॉरिड। फिफ्थ है हरी इन अ डिसऑर्डरली मैनर, मतलब जब जल्दबाजी में टेढ़े मेढ़े उलट पुलट हम भागते हैं, ये वर्ड यूज हुआ है आपकी बुक्स के लिए चैप्टर के अंदर, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर। सिक्स्थ स्ट्रेंज या फिर ऑड, मतलब बहुत अजीब सा, बहुत ही अजीब, वो है आपकी बुक में क्वेयर, QUEER, क्वेयर। अब इसके अलावा आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी एंट्री का भी। डायरी एंट्री क्या होती है बच्चों? डायरी एंट्री इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट दैट रिवील इट्स राइटर्स रियल इमोशंस एंड फीलिंग्स। डायरी एंट्री, कुछ लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी बातें, हर रोज़ की बातें रिकॉर्ड करने की आदत होती है, तो वो उसके लिए एक डायरी मेंटेन करते हैं। हम लोगों ने भी कई बार देखी होंगी डायरीज जिसमें ऊपर डेट लिखी होती है। हर साल न्यू ईयर पे हम लोग को डायरीज गिफ्ट में भी मिलती हैं। तो क्या होता है उसमें, जिस पर्टिकुलर ईयर की वो डायरी होती है उसमें उस पर्टिकुलर ईयर की सारी डे टू डे इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्डेड होती है। जैसे कि 3rd February, उसमें थर्ड फेबररी को मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने आज क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मैं वो सब नोट डाउन करूँगी, मतलब इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूँ। तो डायरी एंट्री उसको कहते हैं डायरी एंट्री, जब हम एक डायरी मेंटेन करके उसमें रोज़ की बातें नोट डाउन करते हैं, और वो भी अब एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक आदमी की रियल इमोशंस, उसने सच में क्या महसूस किया, क्या फील किया, उसको कैसा लगा, वो रिकॉर्ड करता है। इट स्टोर्स हिज और हर इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑन डेली बेसिस। डायरी हम डेली बेसिस पर लिखते हैं, इसलिए हमेशा हर रोज़ की डेट के नीचे आज ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गई, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, या इस तरह से आप लिखते हैं। A diary can be whatever you decide and should be a place where you can be honest. डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको उसमें क्या नोट डाउन करना है और क्या नहीं।
इसके अलावा डायरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ऑनेस्टली हर बात ईमानदारी से लिखते हो। आप वहाँ पर झूठे इमोशंस नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बेनी ने जो उसका एक्सपीरियंस था, उसने बुक्स को आपस में बातें करते हुए देखा, उन्हें भागते हुए देखा, तो अपने वो इस अजीब से एक्सपीरियंस को अपनी डायरी एंट्री में नोट डाउन कर रहा है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें सबसे पहले तो आपको डे और डेट लिखनी होती है, फिर उसके नीचे आप टाइम लिखते हो। नॉर्मली जब लोग डायरी एंट्री लिखते हैं तो वो पूरा दिन खत्म होने के बाद रात को सोने से पहले लिखते हैं। तो रात का सोने के पहले का कोई भी टाइम हो सकता है, वो जितने बजे भी आप सोते हो, सोने से पहले आप डायरी लिख कर सो रहे हो, तो आप अपने हिसाब से टाइम लिख देना उसमें, 9:30, 9:45 या वट एवर इट इज़। और उसके बाद आप नीचे डायरी लिखना स्टार्ट करते हो। इसमें आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि टुडे, कुछ लोग इसमें सैल्यूटेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपनी डायरी को वो लेटर लिख रहे हो और उस तरह से लिखते हैं डियर डायरी, कॉमा, और फिर नेक्स्ट लाइन से अपना लिखना शुरू करते हैं। या फिर आप डियर डायरी को स्किप भी कर सकते हो, उसे छोड़ सकते हो, या डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो अपना लिखना। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, डियर डायरी, आज मेरे साथ बहुत ही अजीब सा कुछ हुआ। टुडे आई एक्सपीरियंस समथिंग रियली वियर्ड। वियर्ड होता है बहुत अजीब सा। तो आपकी इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव होगी जब आप सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। एक ही मीनिंग वाले वर्ड के आपको बहुत सारे वर्ड्स पता चलेंगे, जैसे क्वेयर हमने पढ़ा, स्ट्रेंज पढ़ा, ऑड पढ़ा, और अब वियर्ड। तो आप कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए। इस तरह से आप लिखोगे, टुडे अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड विद मी, I heard some voices, so I went out of my room to check those voices from where they were coming. I was surprised, या फिर आप लिख सकते हो surprised की जगह I was amazed to see that the books in my bookshelf were talking to each other. उसके बाद आप इस पूरे इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो थोड़ा ब्रीफ में, शॉर्ट में, और फिर आप उसमें गुड नाइट करके या बाय फॉर नाउ, मतलब अब के लिए बाय, क्योंकि आप अगले दिन दोबारा डायरी लिखोगे, उसके बाद अपना नाम नीचे लिखो, ना भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स योर डायरी, और उसको ऐसे अपनी डायरी एंट्री को कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू विल राइट योर डायरी एंट्री इन केस इट कम्स। क्योंकि डायरी एंट्री राइटिंग स्किल्स का सेक्शन में आता है, तो हो सकता है कि आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो ABCD 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और B सेक्शन जो होता है वो आपका राइटिंग सेक्शन होता है। तो डायरी एंट्री आपकी राइटिंग सेक्शन में आ सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ओके और इस डायरी एंट्री में आप अपने इमोशंस भी मेंशन करेंगे कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने देखा कि बुक्स आपस में बातें कर रही हैं और वो मेरी ही बुराई कर रही हैं। They were talking about me and they were discussing how they really wanted to go back to their owners. I felt ashamed. So I have decided, क्योंकि आप ये रात को सोने से पहले लिख रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो उसमें कि I have decided to return all the books that I have borrowed to their respective owners tomorrow, और ये कह के आप अपनी डायरी एंट्री को वाइंड अप कर सकते हैं। ओके सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे इनके आंसर्स बिल्कुल स्पून फीडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप खुद अपने आंसर्स नहीं बनाएंगे, खुद फ्रेम करके नहीं लिखेंगे, तो आपको इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने आंसर्स सारे आपको लिखकर नहीं दिखाए हैं, सिर्फ डिस्कस करे हैं, आपको आइडिया बता दिया कि आप कैसे लिख सकते हैं, आप उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ गिविंग ऑल द आंसर्स और जस्ट स्पून फीडिंग माई स्टूडेंट्स। इट्स गुड कि आप खुद कोशिश करो अपने आंसर्स फ्रेम करने की। काफ़ी हद तक मैंने आपको बता ही दिया है, आप खुद फ्रेम करोगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स बाय फॉर नाउ। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, और इसके आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ।